ये सबसे हानिकारक है परिश्रम। खड़े रहकर पानी नहीं पीना चाहिए, वरना घुटनों में पेन होता है। वो आपके घर में एल्डरली लोग हैं, उनको ये राय कभी ना दे कि दिल्ली एनसीआर में इतने अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट नहीं जितने शहर के अंदर। यू हैव द राइट टू बी रॉन्ग। अपने ओल्ड एज में जो एक्सीडेंटल फॉल्स होते हैं, गिरने का, हड्डी टूटने का, आपने सुना होगा, बाथरूम में गिर गए, हड्डी टूट गई, हिप का फ्रैक्चर बहुत कम होता है, स्पाइन का फ्रैक्चर बहुत कम होता है। इन सब को प्रिवेंट करने के लिए अगर कोई एक ऐसा फैक्टर है जो हर इंसान 5:30 बजे अलार्म लगता है, मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ इसका अलार्म नहीं बजे, 8 सोने दे, और वो 5:30 के खड़ी हो जाती है और मुझे और खड़ा कर देती है साथ में। बट अगर कोई ऐसा केस है जहाँ पर ऑलरेडी उस पेशेंट के साथ में आपका इमोशनल बॉन्ड है, तो हाउ यू डिटैच योर सेल्फ कि इमोशनली वहाँ पर आप वीक ना पड़ो और अपनी सर्जरी हम करने लोग की जो डेट ऑफ बर्थ वाली एज है उसको ज़्यादा अहमियत देते हैं, ऐसा नहीं है। फिजियोलॉजिकल एज अलग चीज़ होती है। मैं अपना मेडिकल डिसीजन भी ऐसे लेता हूँ कि क्या मैं अपने पिताजी का यही करूँगा जो मैं इनके पिताजी का कर रहा हूँ। अगर हाँ तो मैं करूँगा, अगर ना तो मैं बिल्कुल मना करूँ। तो ये वैलिडेशन भी है कि हम जो काम कर रहे हैं वो हमारे सोल सेटिस्फैक्शन के लिए। देखिए, दवा लिखना, दवा देना तो थोड़े साल में एआई काम करेगा। पेन इज नॉट ओनली अ फिजिकल सिम्टम, पेन इज अ फिजिकल एंड अ साइकोलॉजिकल। हाँ, कि जॉइंट्स और बोन्स का जो वीक होने का टेंडेंसी रहती है, क्या इसमें एज फैक्टर काम लेकिन ये करता जो बोन का टर्न ओवर है एज के साथ में कम हो जाता है। पुराने मेल्स में हम लोग 70 साल की उम्र तक वी लूज ट्राबिक्युलर बोन, जो आपका बोन मास है, एट द रेट ऑफ 0.8% पर ईयर। लेकिन फीमेल्स में मीनोपॉज के बाद वही रेट 2% पर ईयर। क्या ये वजह हो सकती है कि गांव के लोग ज़्यादा बोन्स वाइज स्ट्रॉन्ग होते हैं और शहरों के लोग थोड़ा सा कम? आदमी का शरीर काम करने के लिए बना है, आदमी का शरीर खाली बैठने के लिए नहीं बना है। तो क्रैकिंग का साउंड आता है, तो इज इट नॉर्मल और इज इट अ सिग्नल कि भैया डॉक्टर के पास जाने का टाइम आ चुका है? बट मोर और लेस अगर हम नी रिप्लेसमेंट की बात करें तो ये इकलौती ऐसी सर्जरी है जो मरीज के कहने पे ही होनी चाहिए। चीज़ जो फर्मली मुझे समझ में आई वो ये है कि जितना आप दवाइयों और डॉक्टरों से दूर रहेंगे उतने स्वस्थ रहेंगे। एक डॉक्टर ये बात बोल रहे हैं। द बेस्ट पोस्चर इज एक्चुअली द नेक्स्ट पोस्चर। आमतौर पे कुछ देसी नुस्खे घर में होते हैं, फिर दादी माँ नानी माँ के नुस्खे होते हैं, फिर प्राइमरी डॉक्टर के कुछ नुस्खे होते हैं, फिर फिजियोथेरेपिस्ट भी कुछ करते हैं। जब ठीक नहीं होते तब वो ऑर्थोपेडिक सर्जरी। हमारे पास दर्द वो भाषा है शरीर के आपको समझाने के लिए कि साहब विनती है आपसे। तो ये जो पेन होता है ये कितना फिजिकल है और कितना इमोशनल, या फिर हम लोग मेंटली उसको स्टोर करके रखते हैं, क्या इससे भी फर्क पड़ता है हीलिंग में? हमारा काम ऑपरेशन पे खत्म नहीं होता। एज ए स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट हमारा काम ऑपरेशन से चालू होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको प्रोटीन वेजिटेरियन सोर्सेज से नहीं मिल सकता। प्रॉब्लम ये है कि हमें उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा क्या है जो घर का खाना हो हम कंज्यूम कर रहे हैं जो हमारी बोन हेल्थ को और बेटर कर सके? प्रीडोमिनेंटली सप्लीमेंट्स का रोल आपकी हेल्थ में नहीं, इट इज ओवररेटेड। बैठ के एज अ सीनियर डॉक्टर विद अ पर्सन लाइक यू पॉडकास्ट पे ज्ञान बांटना बहुत आसान काम है। हम अपनी बॉडी के साथ एक अजीब ही रिश्ते में होते हैं। जब तक पेन नहीं होता हम इग्नोर करते हैं, और जब पेन होता है तो पैनिक, क्योंकि पेन एक्नॉलेजमेंट कभी किसी ने सिखाया ही नहीं। बढ़ती उम्र के साथ में हमें हमारे करियर पर ध्यान देना है, पैसा कमाना है, शादी करनी है, बट बढ़ती उम्र के साथ में कोई ये नहीं समझाता कि हड्डियाँ भी कमज़ोर होनी है। इसीलिए आज मैं जिनसे बात करने वाला हूँ वो सिर्फ जॉइंट्स और बोन को ही ट्रीट नहीं करते, बल्कि वो लोगों को मूवमेंट, डिसिप्लिन और लाइफ का डीपर मीनिंग समझाते हैं। नमस्कार, दिस इज दिलीप सोनी, वेलकम टू डी वाक्य। आज के पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट है डॉक्टर आदित्य सोरल। ही इज सीनियर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स, स्पोर्ट्स इंजरी एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट एक्सपर्ट। नमस्कार सर, वेलकम टू डी वाक्य। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, थैंक यू दिलीप, थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर आपके पॉडकास्ट पे। थैंक्स टू यू कि आपने मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट किया और आज हम यहाँ पर बैठकर बात कर रहे हैं। आई एम ग्लैड। आपके बारे में बहुत सुना है और डेफिनेटली अब मैं जो बात करने वाला हूँ उसमें मुझे तो बहुत मज़ा आने वाला है पर्सनली। सेम है। सो दिस इज फर्स्ट टाइम आई एम टॉकिंग टू अ डॉक्टर इन फ्रंट ऑफ कैमरा, और इस पॉडकास्ट का जो पर्पस है वो ये है कि मैं हेल्थ बेनिफिट्स को लोगों तक पहुंचा सकूं। डेफिनेटली आप भी मेरी उसमें हेल्प करेंगे। सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि जॉइंट्स और बोन्स का जो वीक होने का टेंडेंसी रहती है, क्या इसमें एज फैक्टर काम करता है? देखो, आई थिंक इस दुनिया में अगर कोई सच्चाई है जो इररिफ्यूटेबल है या जिसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, दैट इज एजिंग, एंड एजिंग विल टेक अ टोल।
है ना। तो जैसे आप एज करते हैं आपके स्किन में झुर्रियाँ पड़ती हैं, वैसे ही उसी प्रकार से आपकी बॉडी का हर टिश्यू डिजेनरेट करता है। और बोन भी एक प्रकार का टिश्यू ही है ना। हमको बोन सुनती है ऐसी फीलिंग आती है जैसे आरसीसी का ब्लॉक रखा हो, लेकिन वो ऐसा नहीं है। हमारी हड्डियां डेली बेसिस पे पुरानी हड्डी मर रही है, नई हड्डी उसमें जुड़ रही है, लेकिन ये जो बोन का टर्नओवर है एज के साथ में कम हो जाता है। पुरानी हड्डी ज्यादातर एक्सेलरेटेड तरीके से खत्म होनी चालू हो जाती है, लेकिन नई हड्डी उस रेट पे नहीं बन पाती विद एज, एंड देयरफॉर द बोन बिकम्स वीकर एज वी एज। इनफैक्ट अगर आप मेल्स और फीमेल्स में डिफरेंस देखें तो मेल्स में हम लोग 70 साल की उम्र तक वी लूज ट्राबिक्युलर बोन, जो आपका बोन मास है, एट द रेट ऑफ 0.8% पर ईयर, लेकिन फीमेल्स में मीनोपॉज के बाद वही रेट 2% पर ईयर हो जाती है। इसीलिए मीनोपॉज के बाद में लेडीज में ऑस्टियोपोरोसिस बहुत कॉमन होता है। ओके, ये फैक्ट मेरे लिए नया था। इसके साथ ही जैसे हमने बताया कि मेल और फीमेल में टेंडेंसी अलग रहती है, बट जैसे मैंने देखा है कि कमिंग फ्रॉम स्मॉल टाउन, जो गांव के लोग हैं उनकी बोन्स बहुत टाइम के बाद में जाकर उनमें वीकनेस आती है। और अगर मैं शहरों की बात करूं, आई एम नॉट श्योर इफ इट्स अबाउट लाइफ स्टाइल और एवरीथिंग, क्या ये एक वजह हो सकती है कि गांव के लोग ज़्यादा बोन्स वाइज स्ट्रॉन्ग होते हैं और शहरों के लोग थोड़ा सा कम? देखो, आई थिंक दैट्स अ वेरी नाइस ऑब्जर्वेशन। इनफैक्ट जो आप बोल रहे हो उस बात में बिल्कुल पूर्णतः सच्चाई है। देखिए, जो मैं अपने पेशेंट्स को काउंसल करता हूँ, लेडीज को जब काउंसल करता हूँ या एल्डरली मेल को काउंसल करता हूँ, तो एक इकलौता फैक्टर जो ऑस्टियोपोरोसिस के प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट में काम आता है, या फिर एज के साथ में ओल्ड एज में जो एक्सीडेंटल फॉल्स होते हैं, गिरने का, हड्डी टूटने का, आपने सुना होगा बाथरूम में गिर गए हड्डी टूट गई, हिप का फ्रैक्चर बहुत कॉमन होता है, स्पाइन का फ्रैक्चर बहुत कॉमन होता है। इन सब को प्रिवेंट करने के लिए अगर कोई एक ऐसा फैक्टर है जो हर इंसान में काम करेगा, वो है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज, वजन उठाना। और हमारे गांव में अभी भी वो चल रहा है ना। वो अपने जीवन शैली के अंदर ऐसे ढला हुआ है कि आपको अपने हाथ से ही काम करना वो डेली रूटीन के काम में भी इन्वॉल्वमेंट। बिल्कुल। तो आप स्क्वाट भी करते हैं, नीचे उखड़ू भी बैठते हैं, आप पालती मार के भी बैठते हैं, आप भारी सामान उठा के भी घूमते हैं, तो वही चीज है जो आपको हेल्दी रखती है, जिसको हमने फैंसी बना दिया है शहरों में शायद। आई थिंक देखो क्या है, कुछ चीजें हैं जो फायदा हुआ है मॉडर्नाइजेशन के साथ, लेकिन कुछ नुकसान भी हुआ है। और आई थिंक सबसे बड़ा नुकसान फिजिकली जो है वो ये है कि हमारी एज वी एज हम लोग शहरों में ज्यादा प्रोन हैं फ्रैक्चर्स के, ऑस्टियोपोरोसिस के, एक्सीडेंटल फॉल्स के, बिकॉज हमारी लाइफस्टाइल कंफर्टेबल हो गई है। हम लोग उस प्रकार से काम करते ही नहीं है जिस प्रकार से काम करने के लिए आदमी का शरीर बना है। हाँ, that makes sense. There's a big difference, है ना। Right. तो जैसे मैं हर अपने पेशेंट को एक उदाहरण देता हूँ कि आपके घर में 2 कुंडियां हैं, एक जो दिन में 10 बार खुलती है और एक जो 10 दिन में 1 बार खुलती है, तो जंग किस में लगेगी? So it's very common, right? What an example. Exactly. तो आदमी का शरीर काम करने के लिए बना है, आदमी का शरीर खाली बैठने के लिए नहीं बना है। इनफैक्ट अगर आपके माध्यम से मैं कोई मैसेज दे सकता हूँ श्रोताओं को, तो सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि जो आपके घर में एल्डरली लोग हैं उनको ये राय कभी ना दे कि साहब आपकी अब उम्र हो गई, बैठो, बहुत काम कर लिया, है ना। मैं बहुत सारे ऐसे एजेड फीमेल्स को, मेल्स को देखता हूँ जिनके, देखो, इट इज अ वेल इंटेंशन्ड एडवाइस जो घर वाले देते हैं, बेटा बेटी पोता पोती, कि साहब आपने बहुत काम कर लिया, दादी अब आप बैठो। ये सबसे हानिकारक एडवाइस है। आप जितनी एज आपकी बढ़ती है उतना जरूरी है कि आप अपने हाथ से काम करें। इनफैक्ट बहुत लोगों को मैं बोलता हूँ कि आप जाइए, सब खुद चाय बनाइए कमरे में जाके, किचन में खड़े होकर। कोई है एल्डरली जेंटलमैन है, सब बाहर जाइए, गार्डन में खुद गार्डनिंग करिए, मत रखिए माली। जितना शरीर को चलाओगे उतना लंबा आप चलो। आपने बहुत ज़रूरी पॉइंट यहाँ पे बोला है, क्योंकि यूजुअली मैं भी ये फॉलो करता हूँ कि मम्मी है या पापा है तो उनसे, अरे अभी आपकी उम्र हो गई है, ये मत करो, बिकॉज ऑफ लव। आई गेस हम सब लोग लव के उसमें ही करते हैं, बट उनके लिए बेनिफिशियल नहीं है शायद टेक्निकली। बिल्कुल भी नहीं। उनको अगर आपको बेनिफिट देना है, जैसे मैं अपने मदर फादर को या अपने इन-लॉज को बोलता हूँ, जाना है, मेरे नाना जी हैं, वो अभी 98 ईयर्स के हैं, ही इज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर। उनका हमने 92 की उम्र में नी रिप्लेसमेंट किया था, एंड ही स्टिल अ प्रैक्टिसिंग, टच वुड, अ प्रैक्टिसिंग लॉयर। उनको मैं एक ही चीज बोलता हूँ, आपको कोर्ट जाना है, घर पे नहीं रहना है, बिकॉज आप मेंटली, फिजिकली, सोशली, इमोशनली तभी इंटैक्ट रहेंगे जब आप काम करेंगे। आप काम नहीं करेंगे तो चारों तरीके से आप नुकसान करेंगे। आई थिंक इन चारों तरीकों को अपना कर आप इंसान बनते हो, अदरवाइज तो रोबोट्स बन गए हम लोग। बिल्कुल। और अंत में देखिए, आदमी तो जानवर ही है ना। अब मैं ये उदाहरण भी देता हूँ कि साहब सड़क पे जो कुत्ता है आप उसी को देख लो, वो खाली नहीं बैठता है ना,
वो खाली बैठेगा आधा घंटा पौन घंटा, फिर उठेगा, भागेगा, कुछ इधर को खाना ढूंढेगा, अपने दोस्तों के साथ खेलेगा कूदेगा, एब्सोल्युटली। दूसरे गैंग से लड़ाई करेगा, लेकिन हरकत में रहेगा। बहुत बहुत अच्छा पॉइंट बोला। इससे मुझे और कुछ याद आ रहा है कि दुनिया के जितने भी क्रिएचर्स हैं, इंसान को हटाकर बाकी सब लोग नेचर के हिसाब से चल रहे हैं। बिल्कुल। खुद का घर बनाते हैं, काम करते हैं, टाइम पर खाते हैं, टाइम पर बिल्कुल। सो जाते हैं। बिल्कुल सिर्फ इंसान है जिसमें दिमाग है और वही उस तरीके से नहीं चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल वाओ। है ना, इट्स सो नाइस। अपन इतने सालों बाद जो हमारे भारतीय संस्कृति में मेरे ख्याल से कब से लिखा हुआ है फास्टिंग की अहमियत है। इनफैक्ट हर कल्चर में फास्टिंग की अहमियत है। अगर आप सारे पुराने कल्चर्स देखें तो सारे रिलीजन में, सारे कल्चर्स में फास्टिंग की एक अहमियत है। अब हमने उसको रिक्रिश्चन करके इंटरमिटेंट फास्टिंग का नाम दे दिया है, लेकिन ऐसा थोड़ा ना है, ये तो नेचर में भी है। लास्ट ईयर हम रणथंभौर गए थे, तो हमें वहाँ पे हमारे गाइड ने बताया कि जो टाइगर है वो एक समय पे 30 किलो का मांस खाता है और उसके बाद हफ्ता भर खाना नहीं खाता। तो व्हाट इज दैट? दैट इज इंटरमिटेंट फास्टिंग। करेक्ट है ना, जो कि नेचर ही सिखा रही हूँ। बिल्कुल। पर हमें सबको ये सिखा रहा है, लेकिन हम सीख नहीं रहे हैं उसको। हम इवॉल्व है। हम इवॉल्व सो कॉल्ड। राइट। ओके, चलो मैं एक है ना, जैसे अभी की जनरेशन की बात करूं जो कि 20s में है या अर्ली 30s में है, एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है उनके साथ में बोन्स को लेकर, कि अगर वो वर्कआउट कर रहे हैं या स्टेप्स ऊपर नीचे चढ़ रहे हैं या फिर नॉर्मल भी वॉक कर रहे हैं तो एक क्रैकिंग का साउंड आता है। तो इज इट नॉर्मल और इज इट अ सिग्नल कि भैया डॉक्टर के पास जाने का टाइम आ चुका है? बिल्कुल। सो देखिए, क्रैकिंग का साउंड जो खास तौर पे घुटने में पटीला से आता है, अपने नी कैप से आता है, दैट इज एक्चुअली परफेक्टली नॉर्मल। वो क्रैकिंग साउंड या वो स्नैप्स जो हर बार होने के बाद दर्द पैदा करते हो, दे आर एबनॉर्मल। बट अगर आपको सिर्फ कड़कड़ की आवाज आ रही है या जैसे आप बहुत देर बैठ के खड़े होते हो तो कट से घुटने में आवाज आती है, वो परफेक्टली नॉर्मल है। दैट इज नॉट अ डिजीज। ओके, चलो ये मेरे लिए काफी सही नॉलेज था, क्योंकि मेरे साथ भी होता है। सबके जोड़ चटकेंगे। हम थोड़ा एजिंग हमारा जल्दी हो रहा है, I guess। हम यही मान के चलते हैं। ओके, लोग और समझ सके कि जॉइंट रिप्लेसमेंट होता क्या है, पहली चीज। दूसरा, इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। थर्ड, कहाँ तक सर्जरी की जरूरत पड़ती है। That's a very good question. So, Dilip, I'm basically a joint replacement and a sports injury expert. So I take care of sports injuries also. मेरा अगला सवाल उससे रिलेटेड था। So, joint replacement जो सर्जरी है, देखिए रिप्लेसमेंट दो प्रकार की सर्जरी मेरे जहन में, मैंने जो डिवीजन कर रखा है अपने दिमाग में, कुछ सर्जरी होती है जो बचाने के लिए होती है या किसी चीज को प्रिजर्व करने के लिए होती है। कुछ सर्जरी होती है जो घिसे हुए या खराब हुए जोड़ को, जो पूरी तरह खराब हो चुका है, उसको बदलने की जॉइंट रिप्लेसमेंट। सो कॉमनली हमारे देश में या साउथ ईस्ट एशियन पॉपुलेशन में घुटना जो है वो जोड़ है जो सबसे कॉमन चीज है। हिप आर्थराइटिस इतना कॉमन नहीं है। अब अनफॉर्चुनेटली शोल्डर आर्थराइटिस के केसेस भी बढ़ रहे हैं। तो वैसे यस, सो नाउ शोल्डर रिप्लेसमेंट इज आल्सो बिकमिंग वेरी कॉमन। बट अगर हम सिर्फ घुटने की बात करें तो नी रिप्लेसमेंट तब करने की जरूरत है जब आपका घुटना पूरी तरीके से खराब हो। अगर आपके एक्सरे में दोनों बोन्स के बीच में, जो आपकी थाई बोन फीमर और आपकी टिबिया है, उसके बीच में अगर हमको एक्सरे में जगह नजर आ रही है, आपने खड़े होकर एक्सरे कराया और उसके बीच में गैप नजर आ रहा है, देन अगर दर्द ज्यादा भी है तो भी उसमें ऑपरेशन के बिना उसको ठीक किया जा सकता है। ओके, सो जो मैंने डिवीजन किया मेरे दिमाग में, उसका एक ही रीजन, मेरे हिसाब से जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी जो है वो सर्जरी है जिसको तब करना चाहिए जब एक आपका जोड़ एक्सरे में पूरी तरीके से घिसा नजर आ रहा है, दूसरा उस घिसाव की वजह से आपके दिनचर्या खत्म हो रहा है। ओके, आई डू नॉट बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ अर्ली जॉइंट रिप्लेसमेंट। मेरा ये मानना है जितना अच्छा घुटना आपको ऊपर वाले ने दिया है, और अगर आप भगवान में या ऊपर वाले में विश्वास नहीं रखते तो जितना अच्छा घुटना आपको नेचर ने दिया है उतना अच्छा घुटना में नहीं दे सकते। सो इन माय ओपिनियन जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी इज एन एक्सीलेंट ऑल्टरनेटिव। इनफैक्ट अगर आप देखें तो पिछली सदी की सबसे सक्सेसफुल सर्जरी और सबसे इम्पैक्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने वाली सर्जरी जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, लेकिन उसको समय से पहले करने में नुकसान है। तो मैं पर्सनली अपने पेशेंट को बोलता हूँ जब तक आपको लगता है चला सकते हो जाइए, चलाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर क्या लोग पैनिक करते हैं? एक्चुअली देखिए, पैनिक दो तरीके से होता है। इनफैक्ट आई थिंक पैनिक का रिलेशन आपके अपब्रिंगिंग से भी है, पैनिक का रिलेशन आपके खुद के स्ट्रेस रिस्पॉन्स से भी है। कई लोग ऑपरेशन के नाम से पैनिक करते हैं, कई लोग दर्द से पैनिक।
तो वो डिफरेंट है। और इसीलिए ये इकलौती एक ऐसी सर्जरी है जो मैं बोलता हूँ पेशेंट के हाथ में, ओके। बिकॉज जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी जहाँ तक घुटनों का सवाल है, ऑस्टियोआर्थराइटिस जो एज रिप्लेसमेंट ऑब्वियसली कई रीजन है जिसमें और घुटना और खराब होता है और जल्दी रिप्लेसमेंट सर्जरी करने की जरूरत पड़ सकती है, जैसे यंग पेशेंट विद रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सीवियर रूमेटॉइड आर्थराइटिस। बट मोर और लेस अगर हम नी रिप्लेसमेंट की बात करें तो ये इकलौती ऐसी सर्जरी है जो मरीज के कहने पे ही होनी चाहिए, ओके, व्हेन ही इज रेडी। नॉट द रिलेटिव्स, ओके। नॉट द डॉक्टर। हाँ। देयर इज एब्सोल्युटली नो नीड टू हरी अप फॉर एनी रिप्लेसमेंट। और जैसे आपने बताया कि अगर वो डेली रूटीन के काम अपना कर पा रहा है तो इट्स ओके, उनको जरूरत नहीं है। बड़ी आसान सी चीज है, मैं अपने पेशेंट से बोलता हूँ आप खुश हो, मैं खुश हूँ, साहब चल रहे चलाओ। जिस दिन आप दुखी होगे आप खुद चल के आ जाओगे। देखिए ह्यूमन बॉडी इज वेरी स्मार्ट है ना। अगेन मैं बहुत बार कोट करता हूँ कि हम लॉजिकल नहीं है, हमारा शरीर लॉजिकल, वी आर इलॉजिकल पीपल। जो दुनिया में आज की तारीख में हो रहा है उससे बड़ा इलॉजिकल काम कुछ है ही नहीं, लेकिन हमारा शरीर लॉजिक पे काम करता है। राइट। उसको पता है। तो आपको जो दर्द है वो एक मैसेंजर है, दर्ड इकलौता वो शरीर की भाषा है जो दिमाग को समझाने की कोशिश करती है कि प्रॉब्लम है, इसका निवारण चाहिए। तो जिस दिन आपका घुटना इतना घिस चुका होगा कि आपको ऑपरेशन की जरूरत है, आपको सोचना नहीं पड़ेगा, शरीर खींच लाएगा आपको मेरे पास। करेक्ट। अगर लॉजिकल और इलॉजिकल होने की बात करें तो मैंने अपनी फैमिली या बीइंग इंडियन, हम सब ने अपनी फैमिली से बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखी है जो उन्होंने अपने पूर्वजों से सीखी है और सिर्फ उन्होंने सुना है इसलिए उन्होंने फॉलो किया है और हमें भी बोल रहे हैं और हम भी फॉलो कर रहे हैं। उनमें से एक सबसे मेजर जो पॉइंट है वो ये है कि खड़े रहकर पानी नहीं पीना चाहिए वरना घुटनों में पेन होता है। तो सबसे पहले तो ये कितना सच है या ये मिथ है, और अगर ये सच है तो इसको किस तरीके से और अच्छे से हम इम्प्रूव कर सकते हैं कि हमारे घुटनों पर जोर ना आए। ये सच नहीं है, मिथ है। लेकिन देखिए एक बहुत देवदत्त पटनायक इज एन ऑथर, Yes, और सब जानते हैं उनको। उनकी एक किताब है मिथ एंड माइथोलॉजी नाम से, अगर मैं सही कोट कर रहा हूँ, आई डोंट Yes, फॉरगॉटन नेम बट आई थिंक दैट इज द बुक्स नेम। उसमें उन्होंने एक बड़ी अच्छी चीज लिखी है कि मिथ्या क्या है। मिथ्या या मिथ इज एक्चुअली समथिंग जो हमने स्टोरी क्रिएट करी है किसी सच्चाई को आसान शब्दों में समझाने के लिए या उस कल्चर के लोगों को उस चीज को मनवाने के लिए, है ना। कोई सच्चाई है लेकिन वो सच्चाई को अगर आप उन साइंटिफिक शब्दों में बोले तो शायद इंसान ना सुने, तो सच्चाई को अगर आप उनकी भाषा में उनके कल्चर के साथ ढाल के बोलेंगे तो उसमें सच्चाई है। तो ये जो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज है कि जब मैं यंग डॉक्टर बना था 1999 में, मैंने एमबीबीएस इंटर किया था, तो मैं एक वो जो कमांडो टाइप के लोग नहीं होते वैसा था। तो अपने घर में सबसे लड़ता था, क्या बकवास है, दवाई खाओ, दवाई बनी खाने के लिए है, आपके स्वास्थ्य के लिए लॉजिक्स पर शायद ज्यादा एग्जैक्टली। बट ओवर द लास्ट 20 years ऑफ माई प्रैक्टिस, मोर देन 20 years ऑफ माई प्रैक्टिस, एक चीज जो फर्मली मुझे समझ में आई वो ये है कि जितना आप दवाइयों और डॉक्टरों से दूर रहेंगे उतने स्वस्थ रहेंगे। एक डॉक्टर ये बात बोल रहे हैं। बिल्कुल। मेरे पिताजी कह थक गए, वो एक आर्मी मैन है और मेरे ख्याल से हमारी सारी लड़ाई एक ही बात हुई। बचपन में बोलता दवाई, वो बोलते थे नहीं दवाई खानी। तो जब मैं यंग डॉक्टर था, सो आई थिंक उसी प्रकार से ये जो मिथ्यापन जिसकी मिथ की बात करी कि खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, इसके अंदर अगर आप सिर्फ शब्दों को सुनेंगे तो कोई रियलिटी नहीं है ना। बट आई एम श्योर पुराने जमाने में जब इस मिथ्या का जन्म हुआ था तो कोई ना कोई रीजन रहा होगा, जो एक साइंटिफिक रीजन रहा होगा जिसको उस भाषा में ढाला गया। अब वो ओवर सो मेनी जनरेशंस द ओरिजिनल मैसेज इज नाउ लॉस्ट। करेक्ट। बट एज फार एज दिस सेंटेंस इज कंसर्न्ड, अगर हम सिर्फ इसकी भाषा पे जाएं या इसके वर्ड्स पे जाएं तो इसमें सच्चाई नहीं है। ये बिल्कुल वैसा ही जैसे बोलते हैं कि शाम के बाद में नाखून नहीं काटने चाहिए, शायद लॉजिक ये होगा कि पहले लाइट्स नहीं होती थी जी, तो आप डैमेज कर लोगे इसलिए मत काटो, जो भी। और बट आई एम श्योर कि हर मिथ्या के पीछे कहीं ना कहीं कोई ना कोई सच्चाई है। अब वो इतने सारे जनरेशन में सच्चाई खो गई है तो मिथ्या को हम फॉलो करे जा रहे हैं, और फिर कुछ साइंटिफिक लोग जैसे हम हैं वो बोल देते हैं इसमें कोई सच्चाई नहीं है। बट मेरे ख्याल से बैलेंस्ड ओपिनियन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर अपन इसी की बात करें तो सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि आपको हर आधे घंटे में अपना पोस्चर चेंज करना चाहिए, है ना। सो देयर इज नो पोस्चर विच इज अ गुड पोस्चर। पालती मार के बैठना खराब नहीं है, लेकिन कुर्सी पे बैठना भी कोई अच्छा नहीं है। तो आपको अगेन वन ऑफ द थिंग्स व्हिच आई से, द बेस्ट पोस्चर इज एक्चुअली द नेक्स्ट पोस्चर। हाँ, सो एवरी 20-25 मिनट मुझे भी चेंज कर लेना चाहिए। वॉक अराउंड। तो खड़े होके पानी नहीं पीना मेरे ख्याल से
पहले लोग खेतों में काम करते थे, बहुत देर तक खड़े होकर काम करते थे, तो वो एक तरीका था उनको ब्रेक देने का, हो सकता है, आई एम जस्ट अज्यूमिंग, बट Yes. कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सच्चाई इन चीजों में रही कुछ तो रहा होगा। बिल्कुल। अभी हमें वो रिलेटेबल नहीं लगता है, इसलिए हम क्वेश्चन करते हैं और लॉजिक्स हाँ, पर ज्यादा जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसको थोड़ा सा और कंटिन्यू करूंगा मैं कि नॉर्मली घर पे जैसे हमारे कुछ चोट लग गई, कहीं पर स्वेलिंग आ गई, तो सबसे पहले होता है कि तेल की मालिश कर दो। पहले तक काम करता था, अभी रिसेंटली मेरे फैमिली में एक केस हुआ जहाँ पर ऐसा ही कुछ हुआ कि वो गिर गए, उनको चोट लगी, एंड देन ये था कि डेली मालिशें कर रहे हैं और ये सब कुछ हो रहा है, स्वेलिंग और बढ़ गई, डॉक्टर के पास गए, एक्सरे करवाया, पता चला कि इंजरी हो गई है, और अब वो कम से कम 6-7 महीने हो गए, उनको रिकवरी अभी तक भी उनकी हुई नहीं है। तो ये जो चीज़ है, इससे एक तो कैसे बचा जाए कि, या फिर आपके पास ऐसा कोई केस आया हो जहाँ पर लोगों ने खुद से ही ट्रीटमेंट करना स्टार्ट किया हो और जब पूरा डैमेज हो गए हो, उनको पता चला कि हमने क्या कर दिया? देखिए, रेमेडीज क्या? एक्चुअली दिस इज नॉट एन एक्सेप्शन, दिस इज द रूल, ओके, है ना। हमारे देश में खास तौर पे अब तो बहुत अच्छी हो गई है मेडिकल फैसिलिटीज, टियर 2 टियर 3 टाउन्स में भी अच्छी हो गई हैं, लेकिन पहले नहीं थी। और अभी भी बहुत सारी जगहों पे अगर फैसिलिटीज है भी, तो भी प्राइमरी ट्रीटमेंट का जिम्मा घर वाले अपने ऊपर ही लेते हैं, है ना। और बहुत सारी ऐसी ऑर्थोपेडिक कंडीशन है खास तौर पे, क्योंकि देखिए ऑर्थोपेडिक कंडीशंस में कोई जान की हानि की संभावना बहुत कम होती है ना, बहुत कम ऐसी चीजें जहाँ पे मर ही जाएगा इंसान अगर आपने 1-2 दिन टाल दिया, तो ऐसा नहीं होता आमतौर पे। तो इसलिए ऑर्थोपेडिक इंजरीज खास तौर पे वो एक सब स्पेशलिटी है जो कि देर ही आती है। ऐसा कभी नहीं होता कि आपके आज मान लीजिए कंधे में रोटेटर कफ टियर हुआ, शोल्डर में मसल टियर हुआ और अगले दिन पेशेंट आया, उसके एमआरआई हो, मान गया और उसके अगले दिन ऑपरेशन हो गया, ऐसा नहीं होता है। आमतौर पे कुछ देसी नुस्खे घर में होते हैं, जो दादी माँ नानी माँ के नुस्खे होते हैं, फिर प्राइमरी डॉक्टर के कुछ नुस्खे होते हैं, फिर फिजियोथेरेपिस्ट भी कुछ करते हैं। जब ठीक नहीं होते तब वो ऑर्थोपेडिक सर्जन, जब हमारे पास टाइम होता है सोचने का, समझने का, बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, और वो गलत नहीं है ना, क्योंकि अगर आप एक्चुअली देखो तो अगर आप हर छोटी चीज के लिए डॉक्टर के पास जाने लगे तो आप सारे काम छोड़ के डॉक्टर के पास ही बैठे रहोगे। बिकॉज देखिए, आदमी का शरीर चल रहा है तो कुछ ना कुछ तो दुखेगा, करेक्ट, है ना। हमारी गाड़ी चलती है तो कहीं ना कहीं से कुछ खुटपुट आवाज तो आएगी, मशीन ही तो है, तो हम भी मशीन तो है, तो कुछ ना कुछ तो टूटेगा ही, ठीक है। तो हर छोटी चीज के लिए डॉक्टर पास जा भी नहीं सकते, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। तो जो घर पे आप निवारण ढूंढते हैं या इलाज करते हैं, दैट इज ओके। तो कैसे आप समझें कि आपकी इंजरी बढ़ रही है? अगेन मैंने पहले बोला, मैं उसी पे आऊंगा। दर्द, पेन को आपको समझना है कि दर्द आपका दुश्मन नहीं है। दर्द वो भाषा है शरीर के आपको समझाने के लिए कि साहब विनती है आपसे, मुझे दिखाओ, है ना, ऐसे समझना है दर्द को। तो जो भी दर्द ऐसा है जो निरंतर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, या आपने सारी चीजें ट्राई करके देख ली और दर्द बना हुआ है, तो उस दर्द को पेन किलर से मारने की जगह अच्छा है कि उस दर्द का निवारण ढूंढा जाए। सो संक्षिप्त में, ऑलवेज लिसन टू द बॉडी। आदमी का शरीर बहुत प्रैक्टिकल चीज है, वो खुद खींच लाएगा, वो अपने आप को नुकसान नहीं करने देगा। प्रॉब्लम यह है कि हमारी, क्योंकि हम अगेन इवॉल्व्ड एनिमल स्पीशीज हैं, हमारा सोशल स्ट्रक्चर ऐसा है जो हमको हेल्प मांगने से रोकता है ना। घर में शादी है, अभी शादी का सीजन चल रहा है, मेरे ख्याल से कल आज अक्षय तृतीया है, घनी शादी है ना पूरे शहर में। अब वो 15-20 दिन से जो दर्द चल रहा है वो चलता रहेगा, शादी के 20 दिन पहले से लेके शादी के 20 दिन बाद तक चलेगा। क्यों? क्योंकि घर में एक फंक्शन है। सो पेन एक्नॉलेजमेंट नहीं है शायद ठीक से। पेन एक्नॉलेजमेंट है, लेकिन पेन को बैक बर्नर पे रखना है, बिकॉज हमको कहीं ना कहीं ये समझा दिया गया है कि देखिए दर्द आपका दुश्मन है। तो दर्द को हटाओ रास्ते से, हटाना नहीं है, दर्द को रिस्पेक्ट देना है, उसको रिस्पेक्ट देना है, उसको बोलना है ठीक है साहब बताइए क्या शिकायत है, शरीर बता रहा है आपको, है ना। तो वो तब कोई परसिस्टेंट पेन है तो डॉक्टरी सलाह की जरूरत है। 1-2 दिन के जो छोटे मोटे पेन है, जिम में गए, आपने कुछ किया, कुछ दर्द हो गया, अगर वो 24 घंटे 48 घंटे में चला गया तो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। राइट। So we need to demystify pain, but at the same time respect pain. एक बैलेंस चाहिए, तभी हमारी बॉडी ठीक से एडजस्ट कर पाएगी पेन को और हम हील हो पाएंगे। एग्जैक्टली, राइट, वेरी वेल सेड। ओके, एक है ना, मैं कंफ्यूज हूँ 2 चीज़ों को लेकर। एक तो होता है कि हमारी हड्डी टूट जाती है किसी भी रीजन से, कि हम गिर गए या एक्सीडेंट हो गया। एक होता है लिगामेंट्स का टूटना। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए उसके लिए समझना जरूरी है कि लिगामेंट किस प्रकार का टिश्यू है। सो बोन तो वो टिश्यू है जो 2 जोड़ों के बीच में है, जो आपके स्ट्रक्चर को पैदा कर रही है। लिगामेंट वो रस्सा है, वो सॉफ्ट टिश्यू का स्ट्रक्चर है जो जोड़ की 2 हड्डियों को आपस में जोड़े हुए।
फॉर एग्जाम्पल आपके घुटने में अगर हम देखें तो अगर हम बहुत ज़्यादा साइंटिफिक ना जाएं, क्योंकि उसमें तो और भी लिगामेंट आते हैं, मुख्यतः 4 लिगामेंट हैं, 2 अंदर क्रूशिएट लिगामेंट जो एक्स का शेप बनाते हैं, 2 बाहर, है ना। तो ये लिगामेंट वो टिश्यू होता है जो हड्डी के 2 भागों को जोड़ के 2 हड्डियों को आपस में रोके हुए है, क्योंकि हमारा जोड़ यूनिप्लेनर मोशन में नहीं है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन सिर्फ घुटने की बात करें तो हमारा घुटना ऐसे नहीं चलता। हमारा घुटना जब चलता है तो नीचे वाली हड्डी अपने एक्सेस पे रोटेट करती है। ओके। सो अगेन द नेचर इज ब्यूटीफुल, उसने ऐसा स्ट्रक्चर बना के दिया है जिसके अंदर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम भी हो लेकिन जरूरत से ज्यादा ना हो। तो वो कैसे होगा, तो वो लिगामेंट दे दिया बीच में, ओके। है ना। अब ये लिगामेंट टूट गया तो आपका मोशन बढ़ जाएगा। तो कुछ लिगामेंट इंजरीज ऐसी हैं जिनको आप बखूबी कंजर्वेटिवली ट्रीट कर सकते हो, आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल एंकल लिगामेंट्स, फॉर एग्जांपल अगर अपने अंदर एक घुटने में लिगामेंट है जिसे एमसीएल बोलते हैं, बहुत सारी एमसीएल इंजरीज, एंकल इंजरीज ऐसी हैं लिगामेंट की जिनको आप कंजर्वेटिवली ट्रीट कर सकते हो। रेस्ट फॉलोड बाय फिजियोथेरेपी, रिहैबिलिटेशन। फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत अहम रोल है उनके अंदर। कुछ लिगामेंट इंजरीज ऐसी हैं जिसके अंदर बिना ऑपरेशन संभावना नहीं है कि आपका जॉइंट पूरा ठीक होगा। फॉर एग्जांपल एसीएल या आपका पीसीएल लिगामेंट है, या आपका पोस्टरलैटरल कॉर्नर का लिगामेंट है जिसे हम पीएलसी बोलते हैं। तो ऐसी कुछ इंजरीज हैं जिनको सर्जरी की जरूरत है, कुछ इंजरीज ऐसी हैं जिनको सर्जरी की जरूरत नहीं। डिपेंड करता है कि बिल्कुल, आपका किस टाइप का है। राइट। और इसमें ऐसे भी कुछ केसेस है हमारे देश में या देश के बाहर में भी जहाँ पर लोगों की बहुत बड़ी बड़ी सर्जरी हुई है, जहाँ पर वो कुछ हफ्ते या कुछ महीने नहीं बल्कि कुछ साल तक वो बेड रेस्ट पर रहे हैं और उनका ट्रीटमेंट चला है। उसके बाद में उन्होंने कुछ दुनिया में ऐसा कर दिखाया है कि मतलब झंडे गाड़ दिए। बिल्कुल। अब यहाँ पर मैं बात करूंगा पेन की। तो लेबर इन पेन जब वो सर्जरी हो रही थी या पूरा प्रोसीजर हो रहा था, बट उन्होंने अपने पेन पर एक तरह से विजय पाई उसके बाद में जी। तो ये जो पेन होता है ये कितना फिजिकल है और कितना इमोशनल या फिर हम लोग मेंटली उसको स्टोर करके रखते हैं, क्या इससे भी फर्क पड़ता है हीलिंग में? देखिए, हीलिंग में पेन का बहुत अहम हिस्सा है। इनफैक्ट अगर जैसे कोई मेरे पास इंजर्ड एथलीट आता है, जो आई हैव प्रोफेशनल क्रिकेटर्स, प्रोफेशनल गोल्फ प्लेयर्स, प्रोफेशनल बैडमिंटन प्लेयर्स, अभी हाल ही में हमने एक नेशनल लेवल जैवलिन थ्रोअर को ठीक किया है। सो इन पेशेंट्स में क्या होता है, पेन से ही मैं ट्रीटमेंट गाइड करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका इंजरी है, मैं आपको रिहैब करा के दोबारा स्पोर्ट में लेके आ रहा हूँ, हाउ डू आई नो एज योर डॉक्टर, मैं आपके साथ फील्ड पे तो जा नहीं सकता। सो व्हाट आर माई इंस्ट्रक्शंस टू माई एथलीट्स कि आपको क्या फॉलो करना है। वन ऑफ द बिगेस्ट इंडिकेटर इज पेन। सो पेन वो चीज है, अगेन अगर अपन वापस बेसिक्स पे जाएं, पेन ही भाषा है। मेरे को आपके शरीर की उस भाषा को समझना है, आपको उस भाषा को समझना है। तो कई बार ऐसा है कि कुछ दर्द में हम पेशेंट को बोलते हैं कि देखिए ये दर्द होगा तो इसको हमें इस पे जीत पानी, ये रुकने का कारण नहीं बनना चाहिए, क्योंकि शुरुआत में तो आएगा ही जब आप वापस स्पोर्ट में जा रहे हैं। लेकिन कुछ पैरामीटर्स हैं, फॉर एग्जांपल पेन निरंतर बढ़ता जा रहा है 0 से 10 के स्केल में, जैसे विजुअल एनालॉग स्केल बोलते हैं, उसमें पेन आपका 7 और 10 के ऊपर चला गया, या कोई पर्टिकुलर मोशन में मैकेनिकल ब्लॉक आ रहा है, दैट मीन्स द बॉडी इज ट्राइंग टू टेल अस समथिंग, सो यू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। कहने का मतलब इट इज एन एक्टिव प्रोसेस, और उस एक्टिव प्रोसेस में एथलीट के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसका सपोर्ट, कोचिंग स्टाफ, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग स्टाफ, न्यूट्रिशन ऑफ द एथलीट, फैमिली सपोर्ट ऑफ द एथलीट, मेंटल सपोर्ट टू द एथलीट। सो किसी भी स्पोर्ट्स इंजरी को डील करने का सिर्फ इतना सा मतलब नहीं, हाँ लिगामेंट टूटा, ऑपरेशन किया, आपका काम हो गया, चलिए नेक्स्ट। हमारा काम ऑपरेशन पे खत्म नहीं होता। एज ए स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट हमारा काम ऑपरेशन से चालू होता है। इनफैक्ट ऑपरेशन के पहले ही चालू हो जाता है, प्री रिहैब, काउंसलिंग करना, उनको समझाना। So you need a good physiotherapy backup team. I have a team of 34 physiotherapists. Oh wow. तौफीक जिलानी साहब हैं जो मेरे चीफ फिजियो हैं, उनकी 34 लोगों की हमारी फिजियो टीम है। इसके अलावा जयपुर के जितने मेजर फिजियोथेरेपिस्ट हैं, और मैं बोलना चाहूँगा कि ये एक ऐसा शहर है विच इज़ वेरी लकी। सी आई वर्कड इन दिल्ली एनसीआर, मैं एम्स का ग्रेजुएट हूँ, मैंने एम्स से रेसिडेंसी करी है, मैं एम्स में एसआर था। दिल्ली एनसीआर में इतने अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट नहीं जितने इस शहर के अंदर है। ओह, देयर आर अमेजिंग फिजियोथेरेपिस्ट, अमेजिंग। चाहे आप शहर का कोई सा कोना ढूंढ लीजिए, है ना, एंड बोथ मेल एंड फीमेल। सो हमारी टीम के अलावा भी जितने बड़े फिजियोथेरेपी सेंटर्स इस शहर में हैं, आई कोलैबोरेट एक्टिवली विद द फिजियो, बिकॉज मेरी सर्जरी उतनी अच्छी है जितना अच्छा फिजियोथेरेपी रेजिमेंट, राइट। और उतना ही अच्छा देन वी वर्क ऑन द न्यूट्रिशन ऑफ द एथलीट, वी आल्सो वर्क विद स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट टू फिगर आउट व्हाट इज गोइंग रॉन्ग। आपने एथलीट का लिगामेंट बना के तो दे दिया,
उसके दिमाग से डर नहीं निकला तो वो खेलेगा कैसे वापस जाके? करेक्ट, सो यू नो इट्स अ मल्टी मोडालिटी एंड इट्स अ टीम वर्क। इट्स अ टीम वर्क, इट्स अ टीम वर्क, एब्सोल्युटली। वाओ, वेरी नाइस। ओके, अब एक चीज़ और है कि जैसे फूड हैबिट्स जो हमारी है, कि आपने एक डाइटिशियन को बात करके और सलाह लेके आपने कर दिया, बट एक नॉर्मल रूटीन में जैसे इफ आई एम वेजिटेरियन, और या फिर बीइंग वेजिटेरियन आल्सो आई एम नॉट हैविंग एनीथिंग जो कि मुझे बोन्स को मजबूत करने के लिए करना चाहिए स्पेसिफिकली, तो ऐसा क्या है जो घर का खाना हो हम कंज्यूम करें जो हमारी बोन हेल्थ को और बेटर कर सके? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज उसमें समझनी है ना दिलीप को, ये है कि आदमी का शरीर, फिर अपन देसी भाषा में जानवर ही है ना, हैं तो हम जानवर ही। तो जानवर क्या है? जानवर को जो खाना मिलेगा उसमें से उसका शरीर मैक्सिमम न्यूट्रिशन लेने की कोशिश करेगा, प्रोवाइडेड आप उसको खाने को खाना दो। अगर आप उसको केमिकल प्रोडक्ट्स दोगे जिनको प्री डाइजेस्ट किया हुआ है, केमिकली ट्रीट किया हुआ है, आप कितना ही खिला लो, है ना। ह्यूमन इंटेस्टाइन इज नॉट मेड टू डाइजेस्ट आइसोलेट्स। करेक्ट। A human intestine is made to break down complex food and absorb nutrients from that. उसको अपन नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो जो मैं हर इंसान से एक ही चीज बोलता हूँ, सब अच्छा खाना खाओ। ऐसा नहीं है कि आपको न्यूट्रिशन नहीं मिलता। हमारे शहर में बहुत अच्छे डाइटिशियंस हैं, एक्सीलेंट डाइटिशियंस। मैंने आयरन मैन किया था, ट्रायथलॉन, मेरे डाइटिशियन थे, उनसे सलाह लेके मैंने अपना डाइट चार्ट बनाया था। ऐसा नहीं है कि आप नहीं ले सकते। और मेरे ख्याल से राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे मांस का चलन बहुत है भी नहीं, है ना। इट्स अ प्रिडोमिनेंटली वेजिटेरियन स्टेट, राइट। तो आई ईट वेजिटेरियन मोस्ट ऑफ द टाइम। मैं नॉनवेज खाता हूँ बट मैं मोस्टली तो वेजिटेरियन खाता हूँ। घर में कौन सा रोज चिकन बन रहा है हमारा। तो ऐसा नहीं है कि आपको प्रोटीन वेजिटेरियन सोर्सेस से नहीं मिल सकता। प्रॉब्लम ये है कि हमें उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, राइट। सो इफ यू आर ड्रिवन, आप मेहनत करोगे। बट जो बेस लाइन है वो ये है कि आपको जो खाना आप हाथ से बना के खा रहे हैं, जिसको बनने में घर में समय लग रहा है, वो न्यूट्रिशन दे रहा है। जो निकाला घोला पी गए वो न्यूट्रिशन नहीं दे रहा है, वो सिर्फ आपको मेंटल सेटिस्फैक्शन देने का एक तरीका है, सप्लीमेंट्स के नाम पर हम। यस, क्योंकि हमें इजी चाहिए सब। सी आई हैव टू बैलेंस इट। देयर इज ऐसा नहीं कि सप्लीमेंट का बिल्कुल रोल नहीं है, लेकिन प्रीडोमिनेंटली सप्लीमेंट्स का रोल आपकी हेल्थ में नहीं है। इट इज ओवररेटेड, राइट। इट इज ओवररेटेड। You should not. There is no reason why every lady after the age of 40 should take calcium tablets. इसके पीछे कोई साइंस नहीं। आई थिंक कुछ प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग इस तरीके से हो रही है सोशल मीडिया की, आप जो दिखा रहे हो बेचने के लिए लोग बिना सोचे समझे उसको कंज्यूम कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि यही सही रास्ता है और ऐसा ही होना चाहिए। जैसे कि मैंने कल एक वीडियो देखा, जैसे स्क्रॉल कर रहा था इंस्टाग्राम, एंड उसमें कोई बॉडी बिल्डर है, आई थिंक उनका कोई जिम है, जिम ट्रेनर है वो, और वो क्लेम कर रहे हैं कि मैं 30 दिन में आपका 10 किलो वजन कम करवा दूंगा, जस्ट आपको जो मैं बोल रहा हूँ वो फॉलो करना पड़ेगा। तो मुझे तो बड़ा हंसी आई, मतलब कि सबका बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, सबका लाइफस्टाइल अलग है, आप कैसे क्लेम कर सकते हो कि मैं 10 लोगों को सेम टाइम पर और सेम एक रिजल्ट ला कर दे सकता हूँ। तो वो सप्लीमेंट्स को बेचना या वो आई थिंक उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। और एक्चुअली देखिए, हर एक जनरेशन का कुछ ना कुछ, बट इट्स अ ट्रैप आल्सो, इट इज अ ट्रैप एंड ऑब्वियसली देखिए, बट मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो ठोकर खा के ही आदमी समझता है, समझाने से नहीं समझता। वो ठोकर खाए तो कई बार बहुत लेट हो जाता है। तो 2-4 ठोकरें लगेंगी, उसके बाद में हम ये सारी गलतियां मैंने भी करी, है ना। बैठ के एज अ सीनियर डॉक्टर विद अ पर्सन लाइक यू पॉडकास्ट पे ज्ञान बांटना बहुत आसान काम, ठीक है। बट हैव आई डन एवरीथिंग करेक्टली इन माय लाइफ? नो। हैव आई मेड द सेम मिस्टेक्स व्हिच एवरीबॉडी एल्स डज? एब्सोल्युटली यस। हैव आई गिवन, मैं एडवर्टाइजमेंट से धोखा खा के मैंने कुछ ऊट-पटांग चीजें ट्राई नहीं करी? बिल्कुल करी। ऐसा नहीं है कि मैंने ये सब नहीं किया, बट ये जो मैं समझा रहा हूँ ये मेरा एक्सपीरियंस भी है, मेरी पढ़ाई भी है, वो करके समझ में आया कि एग्जैक्टली। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो ठोकर खा के ही आदमी सीखता है, ठीक है। वैसे ठीक तो ठोकर खाना जरूरी मेरे ख्याल से हर चीज के फायदे नुकसान है। अब वो फोकस हम किस पे करें। अब देखिए, सोशल मीडिया को हम बहुत बुरा भी बोलते हैं, लेकिन सोशल मीडिया ने ही #MeToo जैसे कैंपेन को वो किया। इट गेव वॉइस टू पीपल, एब्सोल्युटली, है ना। जो आज से मेरे ख्याल से 20 साल पहले तक जिन लोगों के पास आवाज नहीं थी, जिनके कोई नहीं सुन रहा था, करेक्ट, आज सबके प्लेटफॉर्म के जरिए प्लेटफॉर्म। सो वो प्लेटफॉर्म भी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस प्लेटफॉर्म ने इतना डेमोक्रेटाइज कर दिया कि अब कोई
अब हर इंसान एक्सपर्ट है ना? चाहे नॉलेज हो या नहीं, एग्जैक्टली तो हाउ यू यूज इट, सो इट डिपेंड्स ऑन आई थिंक वर्ल्ड विल फाइंड इट ओन बैलेंस समहाउ. हो ही जाएगा, हो रहा है Exactly. Right. सोशल मीडिया की अगर मैं बात करूं तो आई हैव सीन योर इंस्टाग्राम प्रोफाइल ऑल्सो एंड आई कैन क्लियरली सी दैट यू आर फिटनेस एंथुजियास्ट ऑल्सो. सो बीइंग अ डॉक्टर इट्स अ फुल टाइम जॉब. अगर आप ओटी में है या नहीं है, आप ओपीडी में पेशेंट्स देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, बट आपके दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता होगा एंड इट्स नॉट एन ईजी जॉब. उसके साथ में फिटनेस पर भी पूरा ध्यान देना, क्योंकि आपके जो वीडियोस मैंने देखे हैं, मतलब दो वीडियोस आर एब्सोल्यूट बहुत शानदार है वो वीडियोस. तो आप कैसे अपना टाइम मैनेज करते हो और आप कैसे फोकस रखते हो अपनी फिटनेस पर? एक्चुअली मेरा जो फिटनेस पे ध्यान गया, अपनी खुद की फिटनेस पे, इट वाज वेरी लेट. सो इनफैक्ट जब मैंने क्लास 12 फिनिश करी थी तो मैं 118 किलो का था. ओह रियली? आई वाज ह्यूज. सो आई वांट टू सी योर फोटो. हाँ, वही कहीं मैंने रखी हुई है कुछ उस समय की फोटो, बिल्कुल गुलाब जामुन जैसा चेहरा था मेरा और पूरा ही रसगुल्ला लगता था, मोटा सा. तो धीरे धीरे फिटनेस पे ध्यान गया. एक्चुअली मेरा माय फिटनेस स्टार्टेड विद माय बोर्डोम एक्चुअली. तो जब इनिशियली मैं जयपुर आया, इनिशियल फ्यू इयर्स ऑफ प्रैक्टिस, यू नो, विद एवरी डॉक्टर, जैसे शेरलॉक होम्स कॉनन डॉयल ने लिखी थी, ही वाज आल्सो डॉक्टर. खाली बैठा था इसलिए शेरलॉक होम्स लिख दी. तो वैसे जब मैं शुरू में खाली बैठा था तो सर चलो कुछ कर ही लें, तो हमने साइकिलिंग स्टार्ट करी. एंड देन लकीली इन जयपुर आपको हर चीज मिल जाएगी. सो देयर आर फ्लैट रोड्स टू राइड ऑन. नाहरगढ़ भी है. राइट. सो जब नाहरगढ़ पे साइकिल चढ़ानी चालू करी, एंड देन यू नो यू गेट दैट एड्रेनलिन रश एंड द एंडोर्फिन जो रिलीज होते हैं, तो उससे एक आदत पड़ जाती है. तो धीरे धीरे फिर मैं रनिंग में आया. फिर हमने सोचा कि ठीक है, हमारे एक फ्रेंड थे वो हाफ आयरन मैन करके आए थे, तो जोश में हमने काम भी कर लेते हैं. तो आयरन मैन रजिस्टर करने के बाद पहली बार स्विमिंग पूल में उतरे भी तैरना नहीं आता था. सो बट इवेंचुअली व्हाट हैपेंस इज इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैंने बाद में रियलाइज करी, अगेन जब मैं आपको पहले बोला था ना कि कुछ चीजें ठोकर खाने के बाद ही सीखता है इंसान, तो ये चीज जब तक आप खुद रियलाइज नहीं करते. मेरे पिताजी आर्मी में रह चुके हैं, उन्होंने बचपन से फिटनेस के ऊपर बहुत ध्यान दिया, बट तब एक तो बच्चा माँ बाप की सुनता नहीं है और कभी ध्यान भी नहीं देता. तो जब खुद ठोकर लगी कि यार ये तो बहुत बुरी हालत हो रही है, जब मुश्किल से चल पाते हो, सांस फूल जाती है, एंड इट डजंट लुक नाइस. So you became fit. But when I started becoming fit, I realized that affected all aspects of my life. You know, you are more happier, you are more physically fit, you are mentally fit, you perform better at work, with family, everywhere. So फिर वो लगता है कि अब वो छूटेगी नहीं चीज, क्योंकि अब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे लिए खाना खाना जरूरी है, वैसे मेरे लिए एक फिजिकल एक्टिविटी करनी जरूरी है. Right. और फॉर्चुनेटली आई हैव स्पाउस, जो मेरी वाइफ है समृद्धि, शी इज अ फिटनेस फ्रीक हरसेल्फ. तो अभी सुबह कई बार 5:30 बजे अलार्म लगता है, मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ इसका अलार्म नहीं बजे, आज सोने दें, और वो 5:30 बजे खड़ी हो जाती है और मुझे और खड़ा कर देती है साथ में. और फिर हमारे दोस्त हैं, मनीष जैसे दोस्त हैं, आप बखूबी वाकिफ हैं उनसे, अभी वो हाई रॉक्स करके आए हैं, मनीष और सुरभि. तो ऐसे दोस्तों को होते फिर आपको क्या लगता है, एक छोटी फीलिंग आती है अगर आप एक्सरसाइज नहीं करो. Oh my goodness. This is real motivation. This is real motivation. You need friends. I'm very fortunate that I have got a group of friends both in the field of medical and outside the field of medical, जिनके बदौलत मेरे को पर्सनली बहुत फायदा हुआ. So in every aspect of my life, be it my financial decisions, be it my medical practice, be it how I live my life, be it how I am physically fit or mentally fit, तो ये सब एक अच्छी कम्युनिटी का बहुत सारा जरूरी है. पर बोलते भी है ना कि आप वही होते हो जो आपके आसपास के कुछ लोग होते हैं. बिल्कुल. एंड लकीली भगवान ने आसपास वही लोग रखे जो बहुत बढ़िया हैं, उम्दा लोग हैं, चुन चुन के हीरे हैं सबके सब. क्या बात है, मतलब उन सबको ये सुन के बड़ा मजा आने वाला है. डेफिनेटली. ओके, तो ये तो जैसे फिजिकल फिटनेस की बात हमने करी. अगर मैं आपके साथ में इमोशनल फिटनेस की बात करूं, जैसे कि सपोज आपके पास में कोई केस आया है, एक नॉर्मल केस है जिसकी आपको सर्जरी करनी है, आप आराम से कर लोगे. बट अगर कोई ऐसा केस है जहां पर ऑलरेडी उस पेशेंट के साथ में आपका इमोशनल बॉन्ड है, तो हाउ यू डिटैच योरसेल्फ कि इमोशनली वहां पर आप वीक ना पड़ो और आपको सर्जरी करनी भी जरूरी है. बिल्कुल. आई थिंक ये बहुत ही अमेजिंग सवाल है, और मेरे साथ तो एक्चुअली ये घर की बात है. 2019 में मैंने अपने नाना जी का नी रिप्लेसमेंट किया था. उस समय उनकी उम्र 92 ईयर्स थी, एंड माय मामा इज आल्सो डॉक्टर, वो यूएस में थे उस टाइम पे. तो इज इट पॉसिबल
at यस that age. एब्सोल्युटली। सो आई थिंक देखिए हम लोग जो डेट ऑफ बर्थ वाली एज है उसको ज्यादा अहमियत देते हैं, ऐसा नहीं है। फिजियोलॉजिकल एज अलग चीज होती है ना। कोई 50 साल का इंसान है जो क्रोनिक अल्कोहलिक है, स्मोकर है, तो शायद मैं उनको हाथ भी ना लगाऊं, ना सर्जरी करूं। बट मेरे नाना जो है वो अभी टचवुड ही इज करंटली 98 years of age, he is driving his car, he is going to the high court, he is a practicing lawyer, more अभी भी blessing. केस लड़ते हैं। तो जब वो 92 के थे वो कहते थे यार मैं फिजिकली एक्टिव हूँ, मेंटली एक्टिव हूँ, बस ये घुटने परेशान कर रहे हैं, इनको बदल दो। तो वी डिड दैट। बट एक चीज, दो चार चीजें हैं जो मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ। एक तो आपको अपने स्किल्स पे ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस चाहिए, है ना। तो अगर मैं किसी और पेशेंट पे भी ऑपरेट कर रहा हूँ तो वो भी किसी का नाना और दादा है, या किसी के फादर हैं, किसी की मदर है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है। तो अगर मैं किसी और के फादर पे ऑपरेट कर सकता हूँ तो अपने फादर पे क्यों नहीं? क्योंकि मैं हर डिसीजन ऐसे लेता हूँ। मैं अपना मेडिकल डिसीजन भी ऐसे लेता हूँ कि क्या मैं अपने पिताजी का यही करूंगा जो मैं इनके पिताजी का कर रहा हूँ। अगर हाँ तो मैं करूंगा, अगर ना तो मैं बिल्कुल मना कर दूंगा। क्योंकि अगर मैं अपने से सच नहीं हूँ और मैं अपनी फैमिली पे वो काम नहीं करूंगा जो मैं दूसरे पे कर रहा हूँ, तो मैं अपने आप को भी धोखा दे रहा हूँ, अपने सामने वाले बैठे आदमी को भी धोखा दे रहा हूँ। राइट। सो इट वाज अ नो ब्रेनर। अगर मैं किसी और के फादर पे, किसी ग्रैंडफादर की 90 की उम्र में बोलता हूँ कि हाँ आपका ऑपरेशन हो सकता है, और मैं खुद अपने नाना का ना करूँ 92 साल की उम्र में, देन आई एम अ हिपोक्रेट। तो ये वैलिडेशन भी है कि हम जो काम कर रहे हैं वो हमारे सोल बिल्कुल। सेटिस्फेक्शन के लिए बिल्कुल। बिल्कुल ठीक। So I think the topmost priority is you should be confident of your skills. I am confident of my skills. But more importantly जो आपने बात बोली ना, उसमें एक नजाकत वाली बात ये है कि आपको फिर अपने घर वालों को वैसे ही ट्रीट करना है जैसे आप दूसरे मरीज को ट्रीट कर रहे हैं। नहीं तो वीआईपी सिंड्रोम वाइस वर्सा है ना, नहीं तो आपका जजमेंट क्लाउड होता है। तो जैसे मैंने जब अपने नाना को ऑपरेट किया तो मैंने उनको यही बोला था, देखिए जब मैं रात को यहाँ नहीं रुकूंगा अस्पताल में एज ए रिलेटिव, आई एम योर डॉक्टर। ओके। तो मैं ऑपरेशन थिएटर में भी तभी आऊंगा जब मैं दूसरी मरीजों के लिए आता हूँ। मैं आपसे दिन में उतनी बार ही मिलूंगा जितनी बार मैं दूसरे मरीजों से मिलता हूँ। इट वाज ट्रूली प्रोफेशनल बिकॉज अदरवाइज माय जजमेंट विल बी क्लाउडेड। सो अगर मैं उनको स्पेशल ट्रीटमेंट देने की कोशिश करूंगा तो मैं ज्यादा नुकसान करूंगा, फायदा नहीं करूंगा। करेक्ट। सो आई हैव टू बी इन माय साउंड स्टेट ऑफ माइंड एज अ डॉक्टर, नॉट एज अ ग्रैंडसन। सो बट मेरे ख्याल से वो हर डॉक्टर को एक आदत पड़ जाती है, क्योंकि आप इतने साल से, इनफैक्ट डॉक्टर की बात नहीं, हर प्रोफेशन, फॉर एग्जांपल यू आर एन इंटीरियर डिजाइनर, राइट? सो यू नो योर जॉब वेल, तो फिर वो आपका ही घर क्यों ना हो? करेक्ट है ना। तो आप इफ यू इमोशंस तो वहां भी जुड़े। एग्जैक्टली, इमोशंस हर जगह जुड़े होते हैं। फाइटर पायलट है, दे आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब। इनफैक्ट पॉलिटिशियन इज आल्सो डूइंग एन अमेजिंग जॉब, कुछों को छोड़ के। बट थिंक ऑफ दैट, आप अपनी फैमिली लाइफ को सैक्रिफाइस करके अगर आप पॉलिटिक्स में लार्जर गुड के लिए काम कर रहे हैं, मैं नहीं कर सकता। आई कांट डू दैट। सो आई थिंक एवरी प्रोफेशन रिक्वायर्स अ स्किल सेट, और अगर आप पैशनेट हो और आपका स्किल सेट है तो फिर वो चाहे घर वाला हो चाहे बाहर वाला हो, इट शुडंट मैटर। जहां तक आपने अपना एक बैरियर बना रखा है कि आपको अगर काम करना है तो फिर वो काम के तरीके से ही करना है, बिल्कुल, बिल्कुल। ना कि कुछ और इमोशंस वाइज आप ब्रेक डाउन हो जाओ और कैसे करें। एक चीज और है कि जैसे ये तो हमने बात करी कि जब आपके कोई अपने आए हैं उनको आपको ट्रीट करना है नॉल, बट ऐसा कभी कोई किस्सा हुआ है जिसकी आपने सर्जरी करी हो या ट्रीटमेंट किया हो और उसके बाद में आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आया हो? हर सर्जरी में और हर पेशेंट के साथ। देखिए ऐसा है, मेरे को बोलने का बहुत शौक है, वो तो अब आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। और बहुत अच्छा बिहाइंड द सीन्स बेचारे लोग परेशान हो गए हैं सुन के मुझे। लेकिन मैं अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट समझता हूँ, ठीक है। क्योंकि देखिए डॉक्टरी एक ऐसी चीज है जिसमें आप जब अपने पेशेंट से बात करते हैं तो आप एक तरीके से उस वो पेशेंट बिल्कुल निहत्था आपके सामने सब चीज बोल रहा होता है। तो अपने घर की सच्चाई भी बताता है, अपनी सच्चाई भी बताता है, बिल्कुल आपके सामने वो सरेंडर करके खड़ा है ना। तो उन पेशेंट्स के साथ में जब आप बात करते हो तो सिर्फ सर्जरी नहीं, पेशेंट से बात करके आपको जिंदगी के ऐसे ऐसे पहलुओं के बारे में यू गेट टू नो, यू गेट टू फोकस कि वो पेशेंट क्या सोच रहा है, वो पेशेंट अपनी फैमिली के बारे में क्या सोच रहा है। उससे आप ये सोचते हो कि क्या मैं अपनी फैमिली के बारे में ऐसे सोचता हूँ। तो आई थिंक मैं इसलिए फॉर्चुनेट हूँ क्योंकि मैं डेली बेसिस पे जो 40 से 50 पेशेंट्स रोज देखता हूँ, 1 से 2 या 3 सर्जरी हम रोज करते हैं, इतने सारे 50-55 लोगों से, नए नए लोगों से मिलके आई गेट अ लॉट ऑफ इनसाइट विच इम्प्रूव्स माय लाइफ। छोटी छोटी चीजें, है ना। क्योंकि देखिए हमारे पास हर तबके का पेशेंट आता है। I have patients from the richest of the rich classes of this city. I have patients who come from a very modest family also. उनका सोच का नजरिया क्या है, उनकी सोच का नजरिया क्या है, दोनों की सोच कहाँ बिल्कुल मिलती है। You will be surprised to know they think the same which he is thinking, and he will think the same which they are thinking about family.
तो Right. बड़ा इंटरेस्टिंग सा किस्सा है। मतलब अब तो मुझे समझ में आ रहा है कि आपके पास में जो पेशेंट्स आ रहे हैं वो कितने ज़्यादा लकी है कि आप उनको सुन रहे हो, उनको समझ रहे हो और उसके बाद में ट्रीटमेंट कर रहे हो, रेदर देन कि वो आए हैं और आपको मैकेनिकल होकर उनका ट्रीटमेंट करना है। सो इट्स अ वेरी नाइस थिंग एंड वेरी आई रेयर टू थिंक दैट फाइंड। इज द ओनली वे टू प्रैक्टिस मेडिसिन, है ना। देखिए, दवा लिखना, दवा देना, तो थोड़े साल में एआई काम करेगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल आजकल मैं रोज अलग अलग फॉर्म ऑफ एआई के अंदर मेडिकल सवाल पूछता रहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है आने वाले समय में मेरा पेशेंट मुझसे वही सवाल पूछेगा। सो आई कीप ऑन फूल प्रूफिंग माई सेल्फ एंड आई ऑल्सो फूल प्रूफ दोज मोडालिटी, बिकॉज आई नो एग्जैक्टली कि कौन से सवाल का वो गलत जवाब देने वाले। आई नो नाउ, बिकॉज मैं पिछले 6-7 महीने से रोज आधा घंटा एआई के साथ बैठता हूँ, उनसे सवाल जवाब करता हूँ एआई से, जस्ट टू अपग्रेड योरसेल्फ and to know where they are going to be absolutely correct but where they can falter. Because unfortunately अभी जितने चैट जीपीटी या I'm sorry I'm taking one name, but जितने भी ये एआई के टूल्स हैं आपके पास में, they are not 100% foolproof. In fact, more often than not, they give a wrong answer than a right answer. So, and I'm sure धीरे धीरे वो सुधर जाएंगे, मुझसे तो कहीं गुना ज्यादा अच्छे हो चुके होंगे, बट अभी वो समय नहीं आया। क्या तो, पर पूरा रिलायबल। एग्जैक्टली। तो जैसे मैंने बताया, कुछ समय में दवा देना, प्रिस्क्रिप्शन लिखना, डायग्नोसिस बनाना, ये काम एआई का हो जाएगा। बट मेरे पास मेरा पेशेंट डायग्नोसिस के लिए नहीं आ रहा है, सिर्फ मेरे पास मेरा पेशेंट इसलिए आ रहा है कि कोई बस सुन ले उसको कि प्रॉब्लम क्या है। करेक्ट है ना। मैं भी यही चाहूंगा, अगर कल को मैं किसी का पेशेंट बन के जा रहा हूँ तो मैं सबसे पहले ये चाहूंगा कि डॉक्टर 10 मिनट आंखों में आंखें डाल के बात तो कर ले, है ना। नहीं तो ऑनलाइन भी दवा आ जाती है। पर कई बार तो आपका पेन वैसे भी कम हो जाता है जब डॉक्टर आपसे ठीक से बात करता है। बिल्कुल, बिकॉज आई थिंक पेन इज नॉट ओनली अ फिजिकल सिम्टम, पेन इज अ फिजिकल एंड अ साइकोलॉजिकल। आई विल बी अफेक्टेड बाय पेन। मेरे को माइग्रेन की प्रॉब्लम है, 8 साल की उम्र से मुझे माइग्रेन है, ठीक है। अब जब सर दुखता है, मुझे ही पता है सर दर्द की अहमियत कितनी है मेरी जिंदगी में। तो अगर उस समय कोई 2 मिनट शांति से बात कर लेता है आपसे, तो आपको लगता है हाँ यार सुकून मिला, अच्छा ही है दुनिया में अभी भी। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी पर आप मुझे एक चीज और बताओ कि लाइफ को लेकर आपकी फिलोसॉफी क्या है? बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है लाइफ को लेके फिलॉसफी। मैंने बहुत किताबें पढ़ ली फिलॉसफी में, मैंने हर टाइप की फिलॉसफी की किताबें पढ़ ली। पर्सनली मैं जिससे सबसे ज्यादा रिलेट करता हूँ, दैट इज एक्चुअली ज़ेन बुद्धिज्म, राइट। सो आई हैव लिसन्ड टू द जेंटलमैन एलन वाट्स, आई हैव रेड हिज बुक्स, आई अंडरस्टैंड, क्योंकि मुझे फिलॉसफी पसंद आ रही है तो मैं उसको प्रूव भी करना चाह रहा हूँ कि वो सब सही हो सकता है, वो जीने का तरीका ना हो, क्योंकि मेरे ख्याल से जिस दिन आपको जीने का पूरा तरीका समझ में आ गया, यू विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन लिविंग। यस। तो ये वो जो क्वेश्चन मार्क है वही जिंदा रखे हुए हम सबको। बट आई थिंक बट आई थिंक एज आई एम ग्रोइंग ओल्ड, द ओनली थिंग आई नो राइट नाउ इज कि जो एक यंगर ईयर्स में हमारे अंदर फीलिंग होती है कि साहब मैंने जो सोचा है वही सच है, दुनिया में इससे बड़ा झूठ कोई नहीं है। And more often than not, multiple occasions in my life, I've been proved absolutely wrong. और उस समय अगर आप अपनी ईगो को सरेंडर करके और ये समझ जाएं कि साहब आप गलत थे और आप उस चीज से लेसन ले लें और ये पूरी जिंदगी में कर पाऊं, तो मेरे ख्याल से दैट इज माई सक्सेसफुल वे ऑफ लिविंग, है ना। क्योंकि देखिए वो चैलेंजेस हर के साथ आते हैं, और स्पेशली डॉक्टर्स में, हम जैसे लोगों में जो सर्जन्स होते हैं, वी आर हाईली स्किल्ड, तो ईगो बड़ी जल्दी आती है ना। तो ये समझना कि हाँ आप बिल्कुल पूर्णतः गलत साबित हुए, उसको मानना और उसके ऊपर काम करना। अगर मैं अपने आप को खुश नसीब समझूंगा कि मैं जब तक जिंदा हूँ मैं अपने आप को री इन्वेंट करता रहूं अपनी गलतियों से, आई थिंक दैट इज अ सक्सेसफुल लाइफ। वाह, व्हाट अ फिलोसॉफी। इसी को थोड़ा सा और आगे लेकर जाऊंगा और यही हमारे पॉडकास्ट का एक एंड भी होगा, क्योंकि हम फिलोसॉफी की बात कर रहे हैं। तो एब्सोल्युटली एक स्टोरी देता हूं मैं आपको। सपोज आप सुबह घर से निकले हो जिम के लिए, रास्ते में चल रहे हो, आपके सामने आपका ही 20 years यंगर वर्जन आपसे मिलता है, आप उसको क्या सलाह दोगे? आपने एक वो चीज कहानी बोली है जो एक बहुत, मेरे को किताब का नाम याद नहीं आ रहा, बट दैट बुक इज रिटन बाय अ न्यूरो साइंटिस्ट, ब्रायन ग्रीन मेरे ख्याल से उन्होंने लिखा है। उस किताब का कुछ नाम तो मुझे याद नहीं, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहें या आपके श्रोता सर्च करना चाहें तो देयर आर 40 स्टोरीज फ्रॉम आफ्टर लाइफ। इस इंसान ने 40
कंसेप्चुअल स्टोरीज बनाई हैं कि आप मर के जब ऊपर गए या जहां भी गए तो 40 क्या क्या सिनेरियोज हैं, उनमें से एक सिनेरियो है, एक एक पेज की कहानियां हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग सिनेरियो है कि आप मर के ऊपर पहुंचे और आप डिनर टेबल पे बैठे हैं, जैसे फैमिली डिनर होता है ना, 25-30 लोग का फैमिली डिनर है, सारी गैदरिंग है, वैसे आप फैमिली डिनर टेबल पे बैठे हैं, लेकिन जो फैमिली है वो आप ही के 5-5 साल के वर्जन है। आप 5 साल के, आप 10 साल के, आप 15 साल के, आप 20 साल के, आप 25 साल के, सो ऑन एंड सो फोर्थ अंटिल 60-65। और वो एक पेज की कहानी में यही लिखा है कि वो सब आपस में लड़ रहे हैं, क्योंकि जो आप 5 साल पहले सोच रहे थे वो आप 5 साल बाद नहीं सोच रहे हैं। वो एक अलग इंसान है, वो एक अलग इंसान है, राइट? इनफैक्ट दैट इज व्हाट Zen Buddhism also says. Every moment which passes, you are a new person. You are not the same person as ever, right? इनफैक्ट तभी मेरे ख्याल से देखिए, हम लोगों के जो मैक्सिमम कॉन्फ्लिक्ट है ना अपने आप को लेके, जो हमारे दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट है, वो क्या कॉन्फ्लिक्ट है? आदित्य सोरेल ये आदमी है, दिलीप ये आदमी है ना? हम उस इमेज को प्रूव करने में लगे हुए हैं। नहीं साहब, मुझे प्याज खाने में पसंद नहीं है, मैं रात को दही नहीं खाऊंगा, मुझे उस टाइप का इंसान पसंद नहीं है, मुझे चाय पसंद नहीं है, मैं कॉफी मैन हूँ। हमने अपने लिए एक नैरेटिव बना लिया है। अब मुद्दा ये होता है कि साहब आप कॉफी मैन है, लेकिन किसी दिन आपको कहीं की चाय पसंद आ गई तो आपके दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट चालू हो गया, नहीं मैं तो कॉफी पीने वाला हूँ, मुझे चाय पसंद नहीं आ सकती, आ तो रही है, राइट, है ना? या मैं रात को खाने में प्याज नहीं खाऊंगा, लेकिन खाने के साथ प्याज पसंद आ रहा है, क्या करोगे? तो इसीलिए अगर आप ये मान के चलो कि साहब हम गलत हो सकते हैं ना, कौन सी बड़ी बात है? आई कैन बी रॉन्ग, आई कैन बी एब्सोल्युटली रॉन्ग इन मल्टीपल थिंग्स। हो सकता है जो मैं आपसे आज बात कर रहा हूँ 5 साल बाद मैं इसमें विश्वास ना रखूं, बट देन व्हाई शुड वी रॉब आवरसेल्व्स ऑफ दैट अपॉर्चुनिटी, है ना? व्हाई शुड एनीबॉडी कम इन द फ्यूचर एंड टेल यू कि साहब आपने तो 5 साल पुराने पॉडकास्ट में ये बकवास करी थी, अब तो आप बिल्कुल अलग चीज बोल रहे हो, आप तो बिल्कुल दोगले इंसान हो। नहीं साहब, मैं दोगला इंसान नहीं, आई जस्ट इवॉल्वड इनटू समथिंग उस टाइम अलग था, एग्जैक्टली। सो आई थिंक अ बिगेस्ट टेक होम मैसेज अगर मैं आपके श्रोताओं को आपके माध्यम से दे सकूं तो वो एक ही है लाइफ की फिलॉसफी में, दैट इज यू हैव द राइट टू बी रॉन्ग, यू विल falter, you will make mistakes and it is okay. The point is, don't try to justify those mistakes, don't try to make those mistakes modify या उसका नैरेटिव चेंज करके अपने ईगो से उसको रिकंसाइल करने की जरूरत नहीं है। मानिए आप गलत थे, मानिए आप अलग इंसान हैं, जीवन दोबारा चालू करिए। मतलब मैं तो एक नॉर्मल सा पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने के लिए आया था, लेकिन मैं इतना कुछ सीख के जा रहा हूँ यहाँ से, और मुझे लग रहा है कि हमारी बातें, या आप स्पेशली बोलना बंद ना करें, और मतलब आई कैन जस्ट सिट क्वाइटली एंड लिसन टू यू फॉर आवर्स। आई एम ग्लैड यू फील लाइक दैट। आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आपकी हर एक बात, हर एक वर्ड ऐसा लगता है कि तोल मोल के बोला गया है, और आई फील कनेक्टेड। तो डेफिनेटली जो आपको सुनेंगे वो भी बहुत अच्छे से आपसे कनेक्ट करेंगे, और बहुत सच्ची में बहुत मजा आया। और आई विश कि हम एक बार और कुछ इंटरेस्टिंग बातों के ऊपर एक पॉडकास्ट बनाएं, जो कि आपके काम से रिलेटेड नहीं होगा, सिर्फ डॉक्टर आदित्य सोरेल, उसमें से डॉक्टर निकालकर हम आदित्य सोरेल के बारे में बात करेंगे। एब्सोल्युटली है ना? आई वुड बी वेरी हैप्पी टू डू दैट। जी, एंड आपके इस बहुत सुंदर से क्लिनिक अद्वैत्या के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। एंड आई विश कि बहुत सारे लोगों को आप बेनिफिट दें, जो कि आप ऑलरेडी दे रहे हैं। जितने सुंदर आप इंसान बाहर से उतने अंदर से भी है, तो डेफिनेटली वो एनर्जी लोगों तक भी पहुंचती है, और वो एक अलग तरीके से हील होते हैं। सो बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू दिलीप, इट वाज एन एब्सोल्यूट प्लेजर आपसे बात करके, आपकी टीम से मिलके। 2 प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं आपके साथ में यहाँ पे, बिल्कुल। बट थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम आउट ऑन अ संडे इवनिंग। I'm happy, I'm glad you could do it. Yeah, pleasure is all mine. Thank you so much. Thank you.